नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस से संबंधित 60 MCQs जो आपके लिए टारगेट किया गया है रीट 2021 के लिए। रीट 2021 को ध्यान में रख के जो है कि इसको बनाया गया है और ये क्लास 6 to 8 के लिए जो है कि स्पेशली तैयार किया गया है। और इसी के साथ साथ ये सी टेट, सुपर टेट, स्टेट टेट जैसे यूपी टेट, MP टेट, हरियाणा टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित 2 टेस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए गए हैं और रीट 2021 के लिए ही क्लास 1 to 5 के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, रकनुद्दीन फिरोज़ ने या बलबन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया। लेकिन अगर पूछा जाए कि तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त किसने किया, तो बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? जैन भंडार अलवर में, जैसलमेर, कोटा, जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जैसलमेर में जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध संगतियाँ किस उद्देश्य से आयोजित की गई थीं? विभिन्न धर्मों के मतभेदों को सुलझाने के लिए, विदेशों में धार्मिक मिशन भेजने के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए या सामान्य अनुदेशों को जारी करने के लिए? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए। जिस तरीके से सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक की रचना भी इन्हीं बौद्ध संगतियों में की गई थी। अगर हम बात करें सुत्त पिटक की तो इसकी रचना आनंद ने की है, और अगर हम बात करें विनय पिटक की तो इसकी रचना उपाली ने की है, और अगर हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक की तो इसकी रचना मोगली पुत्तिष्म ने की थी। तो ये तीनों ही जो ग्रंथ थे बौद्ध धर्म से संबंधित, इनकी रचनाएं बौद्ध संगतियों में ही की गई थीं। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 34, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस और दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रास बिहारी बोस। और ध्यान दीजिएगा, एक रास बिहारी घोष भी थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे और इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे। और यहाँ पे बोस लिखा हुआ है, ये जो है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरसेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी के सबसे बड़े अलंकार ग्रंथ जसवंत जसोभूषण के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मुरारिदान जो है कि इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, HT कोलब्रुक या जेम्स प्रिंसेप? तो 37 का हो जाएगा बी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में परिणित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, इसके द्वारा संपत्ति को आर्टिकल 300 क अर्थात कि ये एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 40 का हो जाएगा सी, संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अगर वो सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको हटा दिया जाता है और वो उसी दिन से अपने पद को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। राजस्थान में प्रजा मंडलों की स्थापना का प्रेरक तत्व क्या था? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1937, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो 41 का हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही प्रेरित होकर प्रजा मंडलों की स्थापना की गई थी।
42 क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के एकीकरण के पूर्व श्री गंगानगर किस जिले का भाग था? तो 42 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बीकानेर का भाग था। 43 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में, सुंदरवन के डेल्टा प्रदेश में, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर, थार के मरुस्थल में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं हिमालय के। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी एक नुकीली तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से आपने वृक्ष देखे होंगे, शंकुधारी वृक्ष जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं इस तरीके के, तो इन्हीं को शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो 44 का हो जाएगा डी, राजस्थान में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजस्थान के किस शहर को स्लम मुक्त बनाने के बेहतर प्रयोग के लिए सम्मानित किया था? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सही जवाब हो जाएगा बी, अजमेर को उन्होंने स्लम मुक्त बनाने के लिए सम्मानित किया था। 46 क्वेश्चन की बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रथम स्तर पे। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 11% लगभग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। केस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग किस में होता है? जमीन की नई नमी ज्ञात करने में, पौधों की वृद्धि नापने में, या आर्द्रता की माप करने में, या जमीन की उर्वरता ज्ञात करने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पौधों की वृद्धि मापने के लिए केस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सूखे क्षेत्रों का विकास करना, सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराना, सिंचाई का विस्तार करना, नहरों का विस्तार करना। तो 48 का होगा ए, सूखे क्षेत्रों का विस्तार या सूखे क्षेत्रों का विकास करना। यह राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? रस, विलयन, हार्मोन या स्राव। तो 49 का हो जाएगा सी, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनमें सामान्यतः हार्मोन्स जो है कि स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 50 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या, मरु विकास कार्यक्रम, मरु मतलब मरुस्थल के लिए कहा जाता है, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किए गए थे? तो 50 का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय कृषि आयोग के आधार पर मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह भी राजस्थान से संबंधित है। 51 प्रश्न को देखें। कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी या हवन कुंड। तो 51 का हो जाएगा ए, सजावटी जो द्वार बनाए जाते हैं आज भी, वो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? सही जवाब हो जाएगा सी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। और ये किसके आधार पे हुए थे? तो ये लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाए गए थे। और साथ ही साथ 1854 का जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था, कौन सा था? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के आधार पर ही 1854 में घोषित किया गया था कि लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, और वो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में बने। प्रश्न संख्या 53 हम देखते हैं। मांड किसका प्राचीन नाम है? आमेर का, जयपुर का, जैसलमेर का या बीकानेर का। तो 53 का हो जाएगा सी, जैसलमेर का ये प्राचीन नाम है। और एक नाम आपने सुना होगा मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की ये उत्तरी सीमा थी सबसे। अगले प्रश्न को देखते हैं 54 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है? तो आपने पढ़ा भी होगा इसके लिए कि पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये तीनों ही जो है कि ये तीनों ही राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। देखिए गुर्जर प्रतिहार है यहाँ पे, यहाँ पल्लव नहीं रहेंगे बल्कि राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कन्नौज पे अपने आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में लड़ रहे थे। प्रश्न संख्या 55 है, राजस्थान के किस सर्वोदय नेता द्वारा तथा स्वतंत्रता सेनानी ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया था। 56 प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, मतलब जो गैसीय ग्रह होते हैं। तो 56 का हो जाएगा ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों ही ग्रहों पर गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 57 की बात करेंगे। कॉमन एरा का क्या मतलब होता है, CE जो लिख के आता है अभी समय, तो कॉमन एरा का क्या मतलब होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्रश्न संख्या 58 की अगर हम बात करें, संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय कोटा के किस शासक को राज प्रमुख बनाया गया था। जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस समय माणिक्य लाल वर्मा को कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गईं। तो 59 का क्या सही जवाब हो जाएगा, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, जाति और वर्ण समान हैं, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, या लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरतें थी। तो इस 59 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है, संथाल, भील, गोंड, अहोम। तो 60 का हो जाएगा बी, भील समाज को जो है कि खेल में विभाजित किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हैं चारों। उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना, या समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकवाना। तो 61 का हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल कराना। क्वेश्चन नंबर 62 होगा, आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका माना जाएगा। तो 62 का हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट मेथड जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वर्क करेगा। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। गरीबी जैसे टॉपिक को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। अगर कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित मानी जाएगी तो वाद विवाद करना और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 64 को देखते हैं। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। कौन सा उपागम होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मुक्त अंत होना चाहिए। प्रश्न संख्या 65 को हम पढ़ें। प्रश्न को छोटा कर लेते हैं, चारों ऑप्शन आ जाएंगे और छोटा करते हैं। आइए चलिए 65 को पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसका शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम देखते हैं। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा होता है वो किससे शुरू होता है, तो वो सामान्यतः प्रश्नकाल से संबंधित होता है। किससे, प्रश्नकाल से। और यहाँ पर ये ध्यान देने बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का, तो देखिए पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पहला घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राज्यसभा में जो पहला घंटा होता है उसको 0 आवर के नाम से जाना गया है, क्योंकि पिछले वर्ष ही 2019 या 18 में राज्यसभा ने पहले अपने घंटे को 0 आवर के नाम से अब संबोधित करना शुरू किया है। तो यहाँ पर ये अंतर है दोनों में, समझ के रखिएगा आप। 67 प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो यह विचार आपके भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 68 है।
प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? तो यह परीक्षा को बेहतर तरीके से कराने या करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, देखिए प्रश्न संख्या 69 क्या कहती है। एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों यानी केस स्टडी पर चर्चा करती है। तो वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है कि अगर वो कृषि से संबंधित जितने भी मेथड हैं यूएसए और इंडिया दोनों में कंपैरिजन करते हुए अगर फोकस कर रही हैं तो किस पर वो बल देना चाह रही हैं? मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता का विकास कर रही हैं। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। अब मीडिया को किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? तो 70 का हो जाएगा सी, सरकारी एजेंसियों के साथ जो है कि अब इनका इतना निकट संबंध हो गया कि अब इनको हम स्वतंत्र संस्था या स्वतंत्र विचार के रूप में नहीं मानते हैं। 71 प्रश्न है, किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था? और आपने पढ़ा भी होगा कि सच्चर समिति जो कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित थी और भारत में अल्पसंख्यक के लिए मुस्लिम वर्ड को जो है कि फोकस किया इन्होंने कि मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के ऊपर जो अध्ययन करना था, इसीलिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 72 है, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या होती है? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, क्या है ये? पटकथा लेखक या मानव विज्ञानी या आदिवासी कार्यकर्ता या पर्यावरणविद? तो ये आदिवासी कार्यकर्ता हैं सीके जानू। अगले प्रश्न को देखते हैं 74। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। तो यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो 74 का हो जाएगा सी, संश्लेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 75 है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती? सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मतलब ये सिविक्स की पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो कौन सी पद्धति का उपयोग करती है? आइए पहला ऑप्शन देखते हैं कि वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को मिश्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 76, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो 76 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सूचना टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी जो के द्वारा मूल्यांकन करना। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77 को। पूछा जा रहा है आपसे, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम की क्या होना चाहिए? सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 की बात करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो शिक्षा शास्त्र है उसमें क्या होगा कि बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो 78 का ए ऑप्शन सही होगा। 79 की अगर हम बात करते हैं, 79 की, आइए देखते हैं 79 को। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किसी सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, या शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना, या शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना, या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना। तो 79 का हो जाएगा सी कि किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, इसको मापने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। प्रश्न संख्या 80 की हम बात करें,
सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज अगर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की क्रिया बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 81 है, कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? मौखिक तर्कणा से संबंधित है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चरणबद्ध प्रक्रिया यानी एल्गोरिदम का वर्णन करना। अगले प्रश्न की ओर चलें, 82 पे, जनहित याचिका PIL द्वारा इसका क्या अर्थ होता है? तो PIL जो होती है इसका अर्थ हो जाएगा सी ऑप्शन, न्याय मिलने में बढ़त। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये तो था आपका PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका होती है। ये सामान्यतः समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इसका प्रयोग न्यायालय में किया जाता है, तो न्याय मिलने में बढ़त हो जाती है इससे। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है या शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो 83 का हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। प्रश्न संख्या 84 की हम बात करें, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप प्रायः क्या होगा कि भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। इससे कि भारतीय संस्कृति में एक तरफ जहां जनमानस आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, वहीं भारतीय जनमानस अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी साथ में संजोए हुए है, उसे बचाए रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये कहा गया है, और अगर आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत हम हाई कोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं, जिसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ये प्रतिषेध, इस तरीके की आपकी 5 रिटों को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। विद्यार्थी जितने सक्रिय रूप से शामिल होंगे उतना ही जो है कि क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 87 है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या हो सकती है? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन या व्याख्यान या चर्चा विधि? तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अगर आप कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में जो है कि कहानी जल्दी बैठती है और वो ज़्यादा सही समय तक टिकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, NCF 2005 में यह सुझाव दिया गया कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों किया गया ऐसा, या क्यों सुझाव दिया गया? तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज होती है, नॉट सिविक्स की, इसीलिए इसको ग्लोबल मापदंडों के समरूप लाने के लिए ही यह सुझाव दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 89 प्रश्न, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? 89 का हो जाएगा ए, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों के या बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 90 में, कि समूह शिक्षण क्या होता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करना, यानी अधिकतम उपयोग करना, जिससे शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण होता है। तो ये हो जाएगा आपके 90 का ए ऑप्शन। तो ये थे आपके टॉप 60 MCQs, और इसी से संबंधित जो है कि हमने 2 से 3 टेस्ट हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करके आप अपनी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं वहाँ से। और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।